वेलकम स्टूडेंट्स एट इम्पैक्ट एकेडमी हिसार। आज हम एक कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर नीट और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेटेज है इसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग और कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग। चैप्टर्स नेम एज एनिमल किंगडम। दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड in the unit of 11th class, first unit of 11th class biology. Now we will start. Basis of classification. अर्थ पर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और इतनी बड़ी वैरायटी है, इतना लार्ज नंबर है स्पीसीज का। और स्पीसीज में भी जो आगे रेसिज है उनकी जो सब वैरायटीज है, सब स्पीसीज है, सब स्पीसीज है। ठीक है, इंडिविजुअली हम एक एक स्पेसिमेन को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंसेप्ट यहां पर यह आता है कि कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए एक कन्वीनियंस मोड डेवलप किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन, जब भी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कैटेगराइजेशन की या डिवीजन की, तो कंसेप्ट आता है किस बेसिस पे। अगर किसी भी क्लास को हम स्टडी करते हैं तो उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत बड़ा नंबर में है, तो अल्टीमेटली हमें कुछ बेसिस चाहिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स चाहिए, जिसके आधार पे, जिन फंडामेंटल्स के आधार पे हम उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अलग अलग क्लासेज में, अलग अलग कैटेगरी में उनको हम असाइन करते हैं, फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन का बेसिस, कि आधार क्या है, किस आधार पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइला में, फाइलम में, किंगडम में, फैमिली में, ऑर्डर में, जीनस में, स्पीसीज में, सब स्पीसीज में, सब स्पीसीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपके लेवल पर सब स्पीसीज या सब स्पीसीज तक हम डील नहीं करते, मेनली हम स्पीसीज तक डील करते हैं। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट जो ग्रुप रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे किंगडम। किंगडम के बाद जो स्मॉल ग्रुप रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे डिवीजन। डिवीजन के बाद जो कंसेप्ट आता है वो रहेगा क्लास का। क्लास के बाद जो कंसेप्ट रहने वाला है वो हमारे पास रहता है ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली, फैमिली के बाद आएगा जीनस, और जीनस के बाद हम स्टडी करेंगे यहाँ पे स्पीसीज को। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट यहाँ पे रहने वाला है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। सेल्स का जो अरेंजमेंट है ये किस प्रकार से है। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। सेकंड जो हमने बेसिस यहाँ पर लिया, फंडामेंटल बेसिस लिया, वो बॉडी सिमेट्री है। थर्ड यहाँ पर नेचर ऑफ सिलोम है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ताकि हम जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे तो हम उनको इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक एक्यूरेट, एक करेक्ट बेसिस होगा। फर्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में डील कर रहा है सेल्यूलर अरेंजमेंट के साथ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में डील कर रहा है सेल्स अरेंजमेंट के साथ। और सेल्स आपको मालूम है, जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अरेंज होता है तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन्स जो है मिलकर वो ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं। जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे स्टडी करेंगे, ह्यूमन में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हम स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, न्यूरल और नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम मेनली जो हार्मोन्स से डील करता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो एडवांस एनिमल्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन ऑफ एनिमल बॉडी। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे लिटरल मतलब क्या है, एनिमल बॉडी के स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से क्या है, स्पेसिफाई है।
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर है, सेल्स का जो अरेंजमेंट है, टिश्यू का जो अरेंजमेंट है, उनका जो लोकेशन है, उनकी जो फंक्शन है, वो क्या है, स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, इंटरप्रिटेशन है, जो सेंस ऑर्गन्स के जो सिग्नल्स है उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ऑपरेट होता है। और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का जो मेन पार्ट है ब्रेन, वो कहाँ पर है, एंटीरियर पार्ट, जिसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है, स्कल में, क्रेनियम के अंदर। तो कंसेप्ट यहाँ पर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी पर्टिकुलर लोकेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपनी लोकेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पंपिंग ऑर्गन है उसकी अपनी लोकेशन है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। किसकी बात कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन ऑफ एनिमल बॉडी। डिफरेंशिएशन का मतलब है यहाँ पे डिफरेंसेज, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को, एक पर्टिकुलर लोकेशन को असाइन करना, गेन करना, ठीक है। इसमें सेल्यूलर जो फर्स्ट लेवल आने वाला है यहाँ पे वो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट लेवल है वो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, एग्जांपल्स पोरिफेरस स्पंजेस। जो फर्स्ट लेवल है यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाम से क्लियर है कि यहाँ पर सेल्स लूजली अरेंज होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है। लूजली अरेंज का मतलब ये है कि उसमें इंट्रासेल्यूलर स्पेस के साथ साथ इंटरसेल्यूलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा। सेल्स के अंदर जो स्पेस है उसको हम इंट्रासेल्यूलर बोलते हैं, और इन बिटवीन टू सेल्स जो स्पेस होगा उसको हम इंटरसेल्यूलर बोलते हैं। जब हम बात करते हैं कि जो सेल्स है वो लूजली अरेंज है, तो उसमें जो इंटरसेल्यूलर जो स्पेस है वो वहां पर ज्यादा होने वाला है। गैप यानी सेल्स के बीच में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अल्टीमेटली यहां पर अगर लूजली अरेंज है, यहां पर एग्रीगेट्स की बात की है। एग्रीगेट्स का मतलब यहां पर क्या है, झुंड, ठीक है। एक लूजली अरेंज झुंड बनाया जा रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है, यानी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। टिश्यू फॉर्मेशन के लिए सेल्स का जो अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर फैशन में होता है। बट यहां पर क्लियर बोला है जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर जिस तरीके का एग्रीगेट्स बनेगा सेल्स का, वो टिश्यू में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल यहां पर लिया गया है वो यहां पर है पोरिफेरस। क्या है यहाँ पे, पोरिफेरस, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल्स क्या आ रहा है, पोरिफेरस स्पंजेज। एग्जांपल्स यहां पर क्या है, पोरिफेरस और स्पंजेज, ठीक है। फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में। आप जो फाइलम स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहला जो फाइलम है वो यहां पर कौन सा आने वाला, फाइलम पोरिफेरा। और फाइलम पोरिफेरा जो है सिंपलेस्ट फाइलम है। यहाँ पे जो एनिमल्स है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ को शो कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि एनिमल्स हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स है एक्चुअल में वो सभी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, सभी यूकारियोटिक है एक्सेप्ट प्लांट्स एंड फंजाई। फंजाई और प्लांट्स को छोड़ के जितने भी मल्टी सेल्यूलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाजोन्स या एनिमल्स। एनिमल्स को ही हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, मेटाजोन्स। सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रहने वाला है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर जो रहने वाला है वो क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को कंपेयर करेंगे। हमने पहले भी बात की है कि हम हमेशा सिंपल से कहां मूव करते हैं, कॉम्प्लेक्स की साइड। कहां मूव करते हैं, कॉम्प्लेक्स की साइड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और एडवांस। तो यहां पर जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे प्रिमिटिव है। उससे जो एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या, टिश्यू लेवल ऑफ organization. In this the cells performing the same function are arranged into tissues. ऐसी सेल्स जो एक ही टाइप का स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो एक ग्रुप बना लेते हैं, और जो ये ग्रुप होगा ये कॉम्पैक्टली एंड स्पेसिफिकली अरेंज्ड सेल्स का रहने वाला है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मीन्स वहां पर जो इंटरसेल्युलर स्पेस होगा वो लूजली अरेंज सेल्स के कंपैरिजन में क्या होगा, डिफाइंड होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। और यहां पर जो फंक्शंस हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाएगा, टिश्यू। तो एग्जांपल्स यहां पर आ रहा है। जो सेकंड फाइलम हम स्टडी करते हैं वो है सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा और सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, टीनोफोर्स। जो यहाँ सिलेंट्रेट्स यहाँ पे मेंशन है ये एनिमल्स को शो कर रहा है जो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग कर रहा है। सिलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, और इन एनिमल्स को सिलेंट्रेट्स और नाइडेरियंस बोल सकते हैं, वो एनिमल्स जो इस फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। सेकंड जो फाइलम है वो है टीनोफोरा, ठीक है। अब यहां पर जो इसका एग्जांपल आ रहा है टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा से जो एनिमल्स बिलोंग करेंगे उसको हम टीनोफोर्स बोलेंगे।
और दोनों ही फाइलम के जो मेंबर्स हैं उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रहने वाला है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा रहने वाला है यहाँ पे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, जो थर्ड लेवल आने वाला है, ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जो एडवांस लेवल है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जो एडवांस है वो यहाँ पर है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस टाइप द टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म organs and the organs are associated to form organ systems. Each system performs a specific physiological function. Examples or higher animals from platyhelminths to chordates. इसमें ही यहाँ पे ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, आपको मालूम है कि जैसे हम बात करते हैं हार्ट की, हार्ट किस मसल्स का बना होता है? यहाँ पे कार्डियक मसल्स का, यानी हार्ट को बनाने वाला एक स्पेसिफिक टिश्यू है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो टिश्यू है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं यहाँ पे? ऑर्गन। अगर हम बात किडनी की करते हैं तो किडनी अपने आप में डिफरेंट टाइप के सेल्स का मिलके बना हुआ है, यानी डिफरेंट टाइप के उसमें टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, उसमें नर्व भी प्रेजेंट है किडनी में, तो वहाँ पे न्यूरल टिश्यू भी है, वहाँ पर एपिथेलियल एंडोथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट रहेगा। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या है यहाँ पर? एडवांस है। तो यहां पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी जो हाईएस्ट एडवांस होगा, जो मोस्ट एडवांस होगा, वो रहेगा यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ये सिर्फ एक ही फाइलम में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। क्या बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। और उसके बाद जितने भी आगे फाइलम आएंगे, ठीक है, चाहे वो कॉर्डेट्स है चाहे वो नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम है, सभी में ऑर्गन लेवल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कौन सा रहेगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट प्लेटीहेल्मिन्थ्स से आगे जितने भी फाइलम हैं, ठीक है, एस्केल्मिन्थ्स है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है, हेमिकोर्डेटा है, कोर्डेटा है, ठीक है, सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो पहला जो यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट बेसिस है। इसके बेसिस पे हम देखेंगे, क्योंकि एनिमल सभी के सभी क्या? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर होने के बावजूद जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा, जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करेंगे कि किसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है एज एग्रीगेट्स, किसमें टिश्यू फॉर्म हो रहा है, किसमें टिश्यू आगे ऑर्गन फॉर्म कर रहा है, और किसमें ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर रहने वाला है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ह्यूमन में भी यही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो बेसिस है, organ system of different animals show complexities. Examples, yes, organ systems of different animals show complexities. Examples की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नाइडेरियंस एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स। नाइडेरियंस के डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? इनकम्प्लीट। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली हम टू टाइप्स के स्टडी करते हैं। एक हमारे पास होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि ह्यूमन में प्रेजेंट है। दूसरा होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट की अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट का मतलब ये रहता है कि वहां पर एग्जिट और एंट्री के दोनों पॉइंट्स, जो दोनों ओपनिंग्स होगी वो क्या होगी? सेपरेट होगी। जहां से फूड एंटर कर रहा है, जैसे अगर हम ह्यूमन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो हम माउथ के थ्रू फूड को एंटर करवाते हैं, यानी एंट्री जो पॉइंट है, एंट्री ओपनिंग को हम माउथ बोलते हैं। ठीक है, और जहां से वेस्ट मटेरियल, फीकल मैटर निकल जाता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसको हम एनस बोलते हैं। तो कंसेप्ट यहां पर आ रहा है, टू ओपनिंग है, एग्जिट के लिए अलग ओपनिंग है, एंट्री के लिए अलग ओपनिंग है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहां पर है जहां पे टू ओपनिंग्स प्रेजेंट होगा, एंट्री के लिए अलग और एग्जिट के लिए अलग होगा, उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और जहां पर सिंगल ओपनिंग होगी कि एक ही ओपनिंग से एंट्री हो रहा है फूड का, एक ही ओपनिंग से, उसी ओपनिंग से फीकल मैटर एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है, उसको हम इनकम्प्लीट
डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो दोनों में कंसेप्ट ये आ रहा है कि कौन सा प्रिमिटिव है और कौन सा एडवांस है, कौन सा एडवांस एनिमल्स में प्रेजेंट होगा और कौन सा सिंपल टाइप के एनिमल्स में प्रेजेंट रहने वाला है। सिंपल सी बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये एडवांस एनिमल्स में ही प्रेजेंट होगा क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहां पर आएगा जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है मेनली वो किस में प्रेजेंट रहने वाला है, वो सिंपल में प्रेजेंट रहने वाला है, जो सिंपल टाइप के फाइलम रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मोर एडवांस एनिमल्स में हमें देखने को मिलेगा। तो कंसेप्ट यहां पर आ रहा है कि जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा वहां पर सिंगल ओपनिंग होगी, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग, ठीक है, विच सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, यानी वो माउथ का भी काम कर रहा है, वो एनस का भी काम कर रहा है, वो एंट्री का काम भी कर रहा है, वो एग्जिट का काम भी कर रहा है। ठीक है, और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी 2 ओपनिंग्स होगी, माउथ एंड एनस, दोनों ओपनिंग क्या होंगी, सेपरेट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी एक क्राइटेरिया हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लेके चलेंगे। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे वो 2 टाइप का हमें स्टडी करने को मिलता है, एक ओपन टाइप का रहता है और दूसरा क्लोज्ड टाइप का रहता है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के केस में क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की, वहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है, ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड है मेनली ब्लड जो रहेगा, ठीक है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, अल्टीमेटली क्या करता है, ये डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में आता है, उसके लिंक में आता है। बट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के रिगार्डिंग जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और जो ब्लड है वो डायरेक्टली उन ब्लड वेसल्स में ही कन्फाइंड है, उन ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं आता। ठीक है, और जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, चाहे वो गैसेस एक्सचेंज है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल का जो एक्सचेंज है टिश्यू के साथ, वो कैपिलरी लेवल पे होता है, ना कि वो ब्लड वेसल्स के लेवल पे रहता है। ठीक है, आर्टरी या वेंस के लेवल पे नहीं है, आर्टीरियल्स और वेन्यूल्स के लेवल पे नहीं है, वो सिर्फ एक्सचेंज किस लेवल पे होता है, कैपिलरी लेवल पे। और कैपिलरी लेवल पे जो आरबीसी है वो उसको क्रॉस करके टिश्यू में एंटर नहीं कर सकता। तो कंसेप्ट ये है कि जो ब्लड के मेन फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आरबीसी की हमने बात की है यहाँ पे, तो वो मेनली ब्लड वेसल्स में ही कन्फाइंड है। ब्लड का जो मेजर पार्ट है इसमें वो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कन्फाइंड होता है। बट अगर हम बात करते हैं कॉकरोच की, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, तो मेनली जो टिश्यू है वो डायरेक्ट जो ब्लड है वो मेनली डायरेक्ट टिश्यू के लिंक में आ जाता है, रहता है और उसके कांटेक्ट में रहता है। बॉडी प्लान की अगर हम बात करें, पहले इसमें देख लेते हैं ओपन टाइप का एग्जांपल क्या है यहाँ पे। ब्लड इज पंप्ड आउट थ्रू हार्ट, ठीक है, ओपन टाइप में हार्ट ब्लड को पंप करेगा और सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली, कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली टिश्यू और सेल्स के लिंक में है। और क्लोज टाइप में ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू वेसल्स, और क्लोज टाइप में यहाँ पे जो ब्लड रहेगा वो वेसल्स के थ्रू क्या होगा, सर्कुलेट होगा, डायरेक्ट टिश्यू के लिंक में नहीं आने वाला। नेक्स्ट जो सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर रहने वाला है वो है बॉडी प्लान। जो सेकंड टाइप है वो क्या है, बॉडी प्लान। एनिमल्स हैव 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान्स। पहला जो प्लान यहाँ पर आ रहा है वो है सेल एग्रीगेट प्लान। इन दिस द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल, इट इज यूजुअली फाउंड इन स्पंजेज, यानी जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसी का ये फॉर्म है सेल एग्रीगेट प्लान। दूसरा यहाँ पर है ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक का मतलब है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हमने बात की है यहाँ पे सिलेंट्रेटा के रिगार्डिंग, वहां पर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है, वो ब्लाइंड पाउच है, उसमें सिंगल ओपनिंग है, यानी वहीं से एंट्री हो रहा है, वहीं से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। ऐसे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्लाइंड, जहां पर सिंगल ओपनिंग रहता है। ठीक है, ब्लाइंड सैक प्लान। इन दिस द बॉडी हैज ए सिंगल कैविटी विद 1 ओपनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल कैविटी है और विद 1 ओपनिंग है टू द आउटसाइड। द सिंगल ओपनिंग एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस, ये सिंगल ओपनिंग माउथ का भी काम कर रहा है और एनस का भी यहाँ पर ये काम कर रहा है। ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान। अगर हम ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग देखें तो जो ह्यूमन बॉडी है वो 3rd प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, किसकी बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की। जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो अपने आप में एक ट्यूब है, और जो हमारी बॉडी वॉल है वो भी अपने आप में क्या, एक ट्यूब है। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बॉडी वॉल के अंदर है, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब। तो यहां पर इन दिस द बॉडी हैज 2 ट्यूब्स, 1 फॉर्म्ड बाय द बॉडी वॉल।
जो आउटर ट्यूब है वो किसका बना हुआ है यहाँ पे, बॉडी वॉल का, और जो इनर ट्यूब रहेगा वो क्या है यहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं, माउथ टू एनस, ये अपने आप में क्या है, ट्यूब है। तो हमारी बॉडी में अगर ह्यूमन की रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, जो बॉडी प्लान है वो क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी सिमेट्री, जो थर्ड क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किया है, जो थर्ड हमने बेसिस लिया है क्लासिफिकेशन का, वो यहां पर क्या रहने वाला है, बॉडी सिमेट्री। जनरली हमें 2 टाइप की बॉडी सिमेट्री स्टडी करने को मिलती है। पहली जो सिमेट्री रहने वाली है वो यहाँ पर रहने वाली है रेडियल सिमेट्री, और दूसरा रहने वाला बाइलेटरल सिमेट्री। अब कुछ ऐसे एनिमल भी होंगे जिसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, ना तो उसमें रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी और ना ही उसमें बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, कि उनका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो पहला लेवल हम यहाँ पर ले रहे हैं बेस्ड ऑन सिमेट्री। एनिमल्स आर 2 टाइप्स, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा, तो उनको हम किस में डाल देते हैं, एसिमेट्रिकल ग्रुप में। और कुछ ऐसे एनिमल है जिसमें पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न डेवलप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल में इन दिस बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स थ्रू मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन मींस ए प्लेन पासिंग थ्रू ए सेंट्रल एक्सिस। ऐसा प्लेन, एक प्लेन को हम 2 एक्सिस से डिफाइन करते हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है। ठीक है, किसी भी प्लेन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए। ठीक है, 2 एक्सिस के बिना हम किसी भी प्लेन को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेन अपने आप में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ऐसा प्लेन जो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है, अगर उस प्लेन ने उस इंडिविजुअल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है, अब ये प्लेन एनी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट यहां पर आता है अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तो कंसेप्ट यहां पर ये रहने वाला है कि उस एनिमल को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। अगर 2 इक्वल हाफ नहीं होते तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। यहां पर ये बात समझने वाली है कि जो हम इक्वल हाफ की बात करते हैं तो ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यहाँ पर ये है बाहरी तौर पे। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बॉडी को भी 2 इक्वल पार्ट में लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेंगे तो जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट की साइड चला जाएगा, जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से क्या है, बड़ा है, इसमें 3 लॉब्स है और लेफ्ट में 2 लॉब्स है। जो हमारा लीवर है वो राइट में चला जाएगा, जो हमारा स्टमक है वो लेफ्ट में चला जाएगा। मीन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, बट अगर हम एक्सटर्नली देखें तो एक जो हैंड होगा वो लेफ्ट में जाएगा, एक हैंड हमारा कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। ठीक है, उसमें भी 5 फिंगर्स है, उसमें भी 5 फिंगर्स हैं। एक ईयर हमारा लेफ्ट में जाएगा, एक ईयर हमारा राइट में जाएगा, एक 1 आई हमारी लेफ्ट में जाएगी, 1 आई हमारा जो राइट में जाएगा। ठीक है, 1 नॉस्ट्रिल लेफ्ट में, 1 नॉस्ट्रिल राइट में। मीन्स एक्सटर्नली इक्वल हाफ की हम बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाहरी, जो आउटर अपीयरेंस है, उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर बाहर से हमें इक्वल हाफ दिखाई दे रहा है और वो जो प्लेन है वो सेंट्रल एक्सिस से, मिड एक्सिस से पास हो रहा है, ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है, इन दिस बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स थ्रू मीडियन प्लेन। यहाँ पे मीडियन वर्ड इंपॉर्टेंट है। द सिंपलेस्ट एनिमल हैव नो सिमेट्री। जो सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं उनमें किसी भी टाइप की सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया हमने स्पंजिज का, स्नेल्स का। देखो स्पंजिज के केस में, पॉरीफेरस के केस में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्पंजिज या मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, वो एसिमेट्रिकल है, उनमें किसी भी टाइप की सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर हम कुछ एक्सेप्शंस भी इसमें देखने को मिलेंगे, यानी उनमें सिमेट्री रहेगी। ठीक है, जो फाइलम पॉरीफेरा उसके कुछ मेंबर, वेरी फ्यू, ठीक है, उनके कुछ मेंबर्स में हमें सिमेट्री देखने को मिलती है, और वो भी सिमेट्री कौन सी रहने वाली है, रेडियल सिमेट्री, जिसको हम सिंपल फॉर्म ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्रिकल की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी ऐसे प्लेन से जो उसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है और 2 इक्वल हाफ हमें दे रहा है। ठीक है, 2 इक्वल हाफ में उस एनिमल को कट कर रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, इन दिस बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिकल की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सिमिलर की बात की जा रही है। सिमिलर पार्ट्स में इनको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो सिमिलर पार्ट्स में
इट इज ऑफ टू टाइप। सो जनरली ये कितने टाइप का रहने वाला है? टू टाइप का रहने वाला है। एक आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? रेडियल सिमेट्री, और दूसरा यहाँ पर क्या रहने वाला है? बाइलेटरल सिमेट्री। एक यहाँ पर क्या है? रेडियल सिमेट्री, और दूसरा यहाँ पर क्या रहने वाला है? बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स बाय एनी प्लेन अलोंग ओरल और एबोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की टू एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, वो ओरल एक्सिस भी हो सकता है और एबोरल एक्सिस भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सिस है वो सेंट्रल पॉइंट से उसके मीडियन से पास हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है सम पॉरीफेरेंस। ठीक है, सम पॉरीफेरेंस यानी कुछ स्पंजेस भी है जिनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। नाइडेरियंस की बात कर रहा है, ठीक है, जिसको हमने सिलेंट्रेटा बोला, सिलेंट्रेट्स बोला है, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इकाइनोडर्म्स की जब हम बात करते हैं, जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स है, इकाइनोडर्मेटा अपने आप में एक ऐसा फाइलम है जिसमें दोनों टाइप की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू कई बार रिपीट हुआ सिमेट्री को लेके, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनकी लार्वल स्टेज है वहां पर एडवांस टाइप की सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और जो इनके एडल्ट हैं उसमें हमें देखने को मिलेगा रेडियल सिमेट्री। वहां पर कौन सी सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी? रेडियल सिमेट्री। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि एक जगह हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा, दूसरी जगह हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियल सिमेट्री है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स बाय एनी प्लेन अलोंग ओरल और एबोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि वो सेंट्रल पॉइंट से पास होना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पे? ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, सम पॉरीफेरेंस है, नाइडेरियंस है, टिनोफोर्स है और इकाइनोडर्म्स है। दूसरा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो रहता है बाइलेटरल सिमेट्री। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बाय ए सेक्शन passing through the longitudinal axis. Examples annelids, arthropods and all vertebrates. यहाँ पर आइडेंटिकल वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में हमने बात की है सिमिलर पार्ट्स की, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री में हमें लेफ्ट और राइट का ही कंसेप्ट मिलने वाला है। ठीक है, और जो ये प्लेन होगा जो बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अलोंग नहीं रहने वाला। ठीक है, ये लेफ्ट राइट प्लेन नहीं होगा। ये जो प्लेन होगा कौन सा होगा? जो लॉन्गिट्यूडनल, जो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस है, यानी वो एक्सिस जो बॉडी के एंटीरियर पार्ट को पोस्टीरियर पार्ट से ज्वाइन करने वाली जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अलोंग अगर वो प्लेन मूव कर रहा है, उसको कट करता है बॉडी को, तो आपको उसमें कौन सी सिमेट्री मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री सिर्फ उन्हीं एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है जिसमें 3 एक्सिस प्रेजेंट हो। पहली एक्सिस कौन सी है? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। दूसरी जो एक्सिस है वो यहाँ पर कौन सी रहने वाली है? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। और जो थर्ड एक्सिस है वो कौन सी है? लेफ्ट राइट एक्सिस। ऐसा एनिमल जिसमें ये तीनों एक्सिस प्रेजेंट हो, तो वहां पर हमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री। दोनों में जो सिंपल टाइप है सिमेट्री का वो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री के केस में जनरली हमें मोर देन 1 प्लेन्स अवेलेबल रहते हैं बॉडी को 2 इक्वल और 2 सिमिलर हाफ्स में कट करने के लिए। बट इन केस ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री ओनली एंड ओनली 1 प्लेन इज अवेलेबल which can divide body into 2 identical equal halves. एग्जाम्पल यहाँ पे दिए बाइलेटरल सिमेट्री के एनिलिड्स में। ठीक है, हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, लाइक अर्थवॉर्म है। ठीक है, एनिलिड्स में नैरिस है, हिरुडिनेरिया है जिसको हम ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं जिसमें सभी इंसेक्ट्स इंक्लूड है, कॉकरोच इंक्लूड है, किंग क्रैब इंक्लूड है। ठीक है, उसमें हमें यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पे ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स है, चाहे वो फिशेज है, चाहे वो कॉन्ट्रिस्टिस है, ऑस्टिस्टिस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एव्स है, मैमल्स है। ठीक है, सभी में जो सिमेट्री रहने वाला है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है? बाइलेटरल सिमेट्री। द बॉडी ऑफ बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल हैज एन अपर और वर्टिब्रल डोर्सल साइड, ए लोअर वेंट्रल साइड। ठीक है, जो अपर पार्ट रहेगा
ठीक है, उस एनिमल का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोला गया है, डोर्सल साइड, और जो नीचे वाला पार्ट बोला है उसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, वेंट्रल साइड। यहाँ पे वर्टिब्रल की बात की जा रही है, यानी अगर हम अपने रिगार्डिंग ह्यूमन के रिगार्डिंग भी बात करते हैं, ह्यूमंस के केस में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बैक साइड में है, यानी जो हमारी बैक साइड है वो वहां पर क्या कहलाती है, डोर्सल साइड। ठीक है, और जो चेस्ट वाला एरिया जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, जो फ्रंट एरिया है उसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वेंट्रल साइड। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहां पर डोर्सो वेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होगा, यानी डोर्सल साइड का जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करवा रहे हैं हम वेंट्रल साइड के पॉइंट से कोई भी लाइन, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस, यानी ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज नोन एज एक्सिस। तो यहाँ पे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट है बाइलेटरल सिमेट्री में। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट एक्सिस प्रेजेंट रहने वाला, और यहाँ पे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस जिसको हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर सिफेलिक साइड एंड पोस्टीरियर एनल साइड। ठीक है, एंटीरियर को क्या बोला गया यहाँ पे, सिफेलिक। सिफेलिक इज रिलेटेड टू द टर्म, सिफेलिक इज रिलेटेड टू हेड, जहां पर हेड प्रेजेंट है उसको हमने एंटीरियर पार्ट बोला है, और जहां पर एनस या टेल प्रेजेंट है उसको हमने पोस्टीरियर पार्ट बोला है। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको हम एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जर्म लेयर्स की, ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है वो हमारा है फोर्थ जो कंसेप्ट है वो जर्म लेयर्स है। आपको मालूम है कि न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए। ठीक है, और सबसे फर्स्ट जो सेल होती है उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ अपोजिट नेचर। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि जब अपोजिट नेचर के टू गैमेट्स जो जेनेटिकली कॉम्पैटिबल हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्या है, ह्यूमन का मेल गैमेट, और दूसरा हमारे पास क्या है, ह्यूमन का फीमेल गैमेट, दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, इक्वल है। ह्यूमन के मेल गैमेट में भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना, 23 हैप्लॉइड इन नेचर है। ह्यूमन के फीमेल गैमेट में भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना, 23, वो भी हैप्लॉइड है। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, सेम है, जेनेटिकली कॉम्पैटिबल है। ठीक है, यानी वो फ्यूज होने के लायक है, उनमें कैपेबिलिटी है। ठीक है, वो दोनों फ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि जेनेटिकली वो कॉम्पैटिबल है या नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो उनका डीएनए का मेकअप है वो जनरली क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर उनमें कैपेबिलिटी है फ्यूज करने की, दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे गैमेट। ठीक है, दोनों हैप्लॉइड है, जब कंबाइन होंगे तो एक प्रोडक्ट बनता है, एक सेल बनती है जिसको जाइगोट बोलते हैं, और जाइगोट की जो प्लॉइडी है उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। और ह्यूमन की जो कंप्लीट बॉडी है एक्सेप्ट गैमेट्स, ठीक है, वो क्या है, डिप्लॉइड इन नेचर। तो जो डिप्लॉइड सेल हमें मिला है जाइगोट, वो अल्टीमेटली यहाँ पर डिवाइड होगा तो आगे जितने भी सेल्स बनेंगी वो सभी के सभी जो सेल्स होंगी वो क्या रहने वाली है, यहाँ पे डिप्लॉइड। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर यही आ रहा है, जर्म लेयर्स। अब जो वो सेल्स बनेंगी तो वो लेयर्स की फॉर्म में क्या होती है, अरेंज होती है एम्ब्रियोजेनेसिस में। ठीक है, जब जाइगोट आगे क्लीवेज में जाता है तो आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और एम्ब्रियोजेनेसिस में यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो जनरली ह्यूमन के केस में 3 लेयर्स में क्या होती है, अरेंज होती है। ठीक है, तभी हम ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसमें 2 जर्म लेयर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। और जिनमें बनेगी ही नहीं जर्म लेयर, ठीक है, तो वहां पे जो जर्म लेयर होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। मीन्स कंसेप्ट यहाँ पर वही आ रहा है जैसे पॉरीफेरेंस की हमने बात की है, उसमें कोई भी जर्म लेयर फॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि वो सेल्यूलर इन नेचर है। ठीक है, वो आगे टिश्यू फॉर्म नहीं कर सकते, तो वहां पे जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता स्पंजेस के केस में और पॉरीफेरेंस के केस में। तो यहाँ पर है जर्म लेयर्स। These are layers of gastrula from which all the body organs are formed. यही 3 जर्म लेयर्स है। कौन कौन सी, जो आउटर मोस्ट जर्म लेयर है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। जो इनर मोस्ट है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर रहेगा उसको हम मीजोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। मीजो मीन्स मिडल, एक्टो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनर साइड। ठीक है, तो ये 3 जर्म लेयर्स होती है ह्यूमन के केस में, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के केस में। ठीक है, आज जब हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो उसमें ऐसे कौन सी जर्म लेयर है जो बनती नहीं है, उस केस में जो मीजोडर्म है वो एब्सेंट होती है। एक्टोडर्म उनमें भी प्रेजेंट होगी, एंडोडर्म उसमें भी प्रेजेंट होगी, बट जो वहां पर मीजोडर्म है
मेसोडर्म वहां पर क्या रहने वाला है, एब्सेंट रहने वाला है। ठीक है, दीज आर लेयर्स ऑफ गैस्ट्रूला फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सभी ऑर्गन्स किसी ना किसी स्पेसिफिक जर्म लेयर से फॉर्म्ड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट मस्क्यूलर इन नेचर है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, और ये किससे डिराइव्ड है, ये मेसोडर्म से डिराइव है। तो जब आप हार्ट की स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको एक सेंटेंस स्टडी करने को मिलेगा, वहां पर लिखा होगा हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, मीन्स मेसोडर्म से ये डिराइव्ड है, यानी हार्ट को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो अल्टीमेटली किससे प्रोड्यूस हो रही है, मेसोडर्म से, यानी मेसोडर्म ने वो सेल्स प्रोवाइड की है जिससे हार्ट का फॉर्मेशन हो, तो हमने उसको क्या बोला, मेसोडर्मली डिराइव्ड। ठीक है, ऑल सेल्स ऑफ द एडल्ट ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रेस्ड टू वन ऑफ द 3 जर्म लेयर्स। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो अल्टीमेटली किसी ना किसी स्पेसिफिक जर्म लेयर से ही डिराइव्ड है। ठीक है, सम एनिमल्स हैव ओनली द इनर एंड आउटर जर्म लेयर्स बट मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव मेसोडर्म एज वेल। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि कुछ डिप्लोब्लास्टिक होंगे, और डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होंगी, डिप्लोब्लास्टिक के केस में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होंगी, डिप्लोब्लास्टिक के केस में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों होगी, मेसोडर्म भी प्रेजेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स। पहला यहाँ पर है एक्टोडर्म, जो फर्स्ट लेयर रहने वाली है वो यहाँ पर रहने वाली है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म इट इज द इनर, एक्टोडर्म जो रहेगा ये आउटर लेयर है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच गिव्स राइज टू द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल, लाइक स्किन है, हेयर है, नेल्स है, फीदर्स है एंड स्केल्स एंड द नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक्टोडर्म यहाँ पर इनर नहीं है, एक्टोडर्म यहाँ पर क्या रहने वाला है, आउटर मोस्ट। ठीक है, एक्टो मीन्स, एक्टो को हम एक्जोडर्म भी बोल सकते हैं, एक्जो और एक्टो जो प्रीफिक्स है ये मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, आउटर के लिए, ठीक है, आउटसाइड के लिए। तो यहाँ पे एक्टोडर्म इज द आउटर लेयर विच गिव्स राइज टू द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल। अगर हमारी बॉडी में हम आउटर कवरिंग की बात करते हैं तो ये क्या है, स्किन है, ठीक है, हेयर की बात कर सकते हैं, नेल्स की बात कर सकते हैं, फीदर से, ठीक है, स्केल से, ये सभी किससे डेवलप हो रहे हैं, एक्टोडर्म से। मेसोडर्म इट गिव्स राइज टू मसल्स। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उसका जो ओरिजिन है वो कौन सी जर्म लेयर है, मेसोडर्म। जो स्केलेटन है वो किस लेयर से डेवलप हो रहा है, मेसोडर्म से। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किससे डेवलप हो रहा है, मेसोडर्म से। जो किडनी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सभी जो ऑर्गन सिस्टम है ये किससे डेवलप हुए हैं, मेसोडर्म से। जो लास्ट वन है एंडोडर्म, इट गिव्स राइज टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एक तरीके से हमारी बॉडी का सेंट्रल, जैसे अभी हमने बात की थी बॉडी प्लान के रिगार्डिंग, हमारी बॉडी का जो प्लान है वो ट्यूब विद इन ट्यूब है, और जो बिल्कुल सेंट्रल ट्यूब है उसको हमने क्या बोला, एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एंडोडर्मल इन नेचर है, एंडोडर्मली डिराइव्ड है। उसका एक एक सेल किस लेयर से डेवलप हुआ है, एंडोडर्म से। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जर्म लेयर्स के बेसिस पे, जर्म लेयर्स के आधार पर जो एनिमल्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी सिमेट्री के रिगार्डिंग बात की थी, सिमेट्री के रिगार्डिंग हमने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में, 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला ग्रुप जो था उसको हमने एसिमेट्रिकल बोला, और जो सेकंड ग्रुप था उसको हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल बोला। जो सिमेट्रिकल ग्रुप था उसको आगे 2 सब ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया, एक को रेडियल बोला, दूसरे को हमने बायलेटरल बोला, और दोनों के क्या स्पेसिफिक फीचर थे। फर्स्ट जो यहाँ पे जर्म लेयर्स के बेसिस पे जो क्लास हम स्टडी करेंगे वो है डिप्लोब्लास्ट। नाम से क्लियर है, डिप्लो, DI, जो ये प्रीफिक्स है ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 2 जर्म लेयर्स। क्या शो कर रहा है यहाँ पे, 2 जर्म लेयर्स। यहाँ पर एक्टोडर्म प्रेजेंट है और एंडोडर्म प्रेजेंट है, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 जर्म लेयर्स। मेसोडर्म एब्सेंट होगा, बट मेसोडर्म की जगह क्या प्रेजेंट होगा, मेसोग्ली। ये सिनोसिटिक कंडीशन है। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब यहाँ पर ये है, ये मल्टी न्यूक्लिएट फ्लूइड होगा। ठीक है, वहां पे सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ अभी। तो मेसोग्ली मे बी प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल्स यहाँ पर है स्पंजिज और सिलन ट्रेट्स। ठीक है, जो सिलन ट्रेट्स है, स्पंजिज की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT स्पंजिज में कोई भी जर्म लेयर्स फॉर्म नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेंट्रेट्स की। जो सिलेंट्रेट्स है और जो टिनोफोर्स है वो डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर है। तो वहाँ पे 2 लेयर्स तो 100% प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, मीजोग्ली कुछ केसेस में प्रेजेंट होगी और कुछ में नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करते हैं। दे हैव 3 जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। एग्जाम्पल्स प्लेटीहेल्मिन्स है, फ्लैटवर्म्स टू कॉर्डेट्स। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्स से लेके देखो, प्लेटीहेल्मिन्स के केस में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ जाती है। कैसी कंडीशन आ जाती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। और उसके आगे जितने भी फाइलम हम स्टडी करेंगे, जितने भी ग्रुप स्टडी करेंगे, वहां पर यही ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन रहेगी, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन से एडवांस कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में। ठीक है, अगर ह्यूमन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो ह्यूमन में भी जो कंडीशन है वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ पे जो आउटर लेयर है ये क्या है? एक्टोडर्म। ठीक है, और जो इनर लेयर है उसको हमने क्या बोला है? एंडोडर्म। और बीच में ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, और इन दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जब हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक, तो वहां पर क्या है? मीजोग्ली है, यानी वहां पे फ्री न्यूक्लियर फ्लूइड है, बट सेल्स फॉर्म नहीं हुई अभी वहां। ठीक है, और हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो जो ये मीजोग्ली है यहाँ पर क्या डेवलप हो गया? उसमें सेल्स। इसलिए हमने मीजोग्ली को ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में मीजोग्ली ना बोल के क्या बोला? मीजोडर्म बोला है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हमारे पास रहने वाला है, वो क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है सिलोम, बॉडी कैविटी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्राइटेरिया वो बॉडी कैविटी है, सिलोम है। सिलोम अपने आप में एक एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिलोम एक्चुअल में है क्या, अगर ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, हमारा जो बॉडी प्लान है वो है ट्यूब विद इन ट्यूब। जो इनर ट्यूब है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग है, एक माउथ है, दूसरा एनस है। और उसके बाहर जो ट्यूब है, बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, वो बॉडी वॉल है। जो आउटर ट्यूब है उसको हमने क्या बोला? बॉडी वॉल। आउटर ट्यूब और इनर ट्यूब के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, जो एम्प्टी जगह है, स्पेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोम। सिलोम का मतलब क्या होता है? कैविटी और एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर सिलोम को हमने बॉडी कैविटी बोला है। इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि एक्चुअल में सिलोम है क्या? ये एक स्पेस है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। तो कंसेप्ट ये आ रहा है कि जो सिलोम है वो भी मेनली आपको हायर और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट यही आ रहा है कि जहाँ पे टिश्यू फॉर्म होंगे या जहाँ पर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होंगे। यानी स्पंजिस के केस में सिलोम क्या हो गया? एब्सेंट। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। क्या बोलेंगे? एसिलोमेट। जहां पर सिलोम प्रेजेंट नहीं है, जहां पर सिलोम प्रेजेंट नहीं है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। यानी बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कोई स्पेस नहीं है। सिलोम सेपरेट्स द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। ठीक है, अब जो सिलोम है वो मसल्स ऑफ गट और बॉडी वॉल को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिलोम, एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एसिलोमेट, जिसमें सिलोम एब्सेंट है। सुडोसिलोमेट, ठीक है, सिलोम है तो सही बट उसको हम ट्रू नहीं बोलेंगे, कुछ लिमिटेशंस है वो हम बात करेंगे। और यूसिलोमेट, जिसको हम ट्रू सिलोमेट भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिलोमेट। दे हैव नो सिलोम। ठीक है, क्लियर कट है यहाँ पे, दे हैव नो सिलोम, उनके पास कोई भी सिलोम नहीं है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स और पेरेंकाइमा, यानी जो डाइजेस्टिव कैविटी है, एलिमेंट्री कैनाल और जो बॉडी वॉल है वो फ्लूइड मैट्रिक्स से क्या होगा? भरा हुआ होगा। वहाँ पे कोई ऑर्गन हम फिक्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पर है पोरीफेरेंस टू प्लेटीहेल्मिन्स, यानी पोरीफेरेंस से लेके प्लेटीहेल्मिन्स तक। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है और फाइलम टिनोफोरा है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स है। इन चारों में ही यहाँ पे सिलोम क्या रहने वाला है? एब्सेंट रहने वाला है। सुडोसिलोमेट की अगर हम बात करते हैं, दे हैव नो ट्रू सिलोम। ठीक है, उनके पास ट्रू सिलोम नहीं है। दे हैव ए बॉडी कैविटी पार्शली सराउंडेड बाय मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल यहाँ पर है एस्केल्मेंस। सिर्फ एक ही फाइलम है जिसमें सुडोसिलोम प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में जो मीजोडर्म होती है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेज में जो मीजोडर्म है वो
इनर वॉल को क्या करती है, कवर करती हैं। जो बॉडी वॉल का इनर साइड है और जो एलिमेंट्री कैनाल का आउटर साइड है, दोनों को मेसोडर्म क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, अगर मेसोडर्म कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा, पाउचेज में प्रेजेंट है, तो उसको हम ट्रूसिलोम नहीं बोलते। अगर कंप्लीटली उसको लाइन कर रहा है, ठीक है, इनर साइड ऑफ बॉडी वॉल इज कंप्लीटली लाइन बाय मेसोडर्म और आउटर साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटली लाइन बाय मेसोडर्म, ठीक है, अगर पाउचेज में प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्रूसिलोम। तो एस्केलमेंट्स की जब हम बात करेंगे, आप ये स्टडी करेंगे आगे, जब 1 बाय 1 इन फाइलम को हम आगे स्टडी करेंगे, जो एस्केलमेंट्स है, ठीक है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद, ठीक है, वहां पे ट्रूसिलोम नहीं है, वहां पे कौन सा सिलोम प्रेजेंट रहने वाला है, सुडोसिलोम। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सिलोमेट, ट्रूसिलोमेट और यूसिलोमेट, ठीक है, ट्रूसिलोमेट और यूसिलोमेट, दे हैव बॉडी कैविटी कंप्लीटली सराउंडेड बाय मेसोडर्म। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली। एक तो ये एडवर्ब जो है कंप्लीटली, ठीक है, और दूसरा यहां पर क्या, सराउंडेड बाय मेसोडर्म। अगर बॉडी कैविटी यस, अगर बॉडी कैविटी यहां पर कंप्लीटली सराउंडेड है मेसोडर्म से, सिलोम इज लाइंड बाय पेरिटोनियल लेयर एंड इज फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड, और सिलोमिक फ्लूइड से फिल्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रूसिलोम बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स यहां पर क्या आ जाएगा, एनीलिड से लेके आगे कोर्डेट्स तक, ठीक है, एनीलिडा से लेके आगे कोर्डेट्स तक, मैमल्स तक, ठीक है, सभी में क्या होगा, ट्रूसिलोम प्रेजेंट होगा, और ट्रूसिलोम को हम यूसिलोमेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ट्रूसिलोमेट और यूसिलोमेट को हम जनरली सिलोमेट भी बोलते हैं। जहां भी ये वर्ड आपको सुनने को मिलता है सिलोमेट, इसका मतलब ये है कि वो ट्रू सिलोमेट की बात कर रहा है, वो यहाँ पर यू सिलोमेट की बात कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू भी आते हैं, आपको 3 फिगर दे दी जाएगी और पूछ लेंगे कौन सा सिलोमेट है, कौन सा ए सिलोमेट है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर है, जैसे ये ए सिलोमेट है, यहाँ पे कोई कैविटी, एक मिनट, सुडोसिलोम, हाँ ये ए सिलोमेट टाइप का है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, यहाँ मेसोडर्म प्रेजेंट है, बट मेसोडर्म यहाँ पे पाउचेज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सुडोसिलोम हो गया यहाँ, और यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की एक कवरिंग है, वो भी किससे कवर्ड है, मेसोडर्म से, और जो ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल की इनर साइड भी किससे कवर्ड है, मेसोडर्म से, और ये सिलोम प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स फिक्स किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हार्ट की पोजीशन, हार्ट एलिमेंट्री कैनाल से बाहर है, बॉडी वॉल के अंदर है। लंग्स एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है, बॉडी वॉल के अंदर है। किडनी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लीवर की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो बॉडी वॉल के अंदर और एलिमेंट्री वॉल से बाहर की साइड प्रेजेंट है, और जो ये कैविटी है ये कंप्लीटली मेसोडर्म से क्या है, लाइंड है, कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, तो हीमोसिलोमेट्स, नेक्स्ट एक यूनिक वैरायटी आ रही है, हीमोसिलोमेट। जो हीमो है, हीम जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, ब्लड से, जैसे हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीम जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ब्लड से। हीमोसिलोमेट्स, क्लियर कंसेप्ट ये आ रहा है कि ब्लड यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। द ट्रूसिलोम इज रिड्यूस्ड, जो ट्रूसिलोम है वो रिड्यूस हो गया है, एंड इज फिल्ड विद ब्लड, और ये किससे भर गया है, यहाँ पे ब्लड से। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क। आर्थ्रोपोडा में हमने बात की थी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा रहता है, यहाँ पे ओपन टाइप रहता है। फंक्शंस ऑफ सिलोम की बात करें, इट एकोमोडेट्स विसीरल ऑर्गन्स। विसीरल ऑर्गन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स, उनको ये जगह प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने हार्ट की बात की, हार्ट को बॉडी में कहाँ रखा गया, सिलोम में। कौन से सिलोम में, थोरेसिक कैविटी है। ठीक है, थोरेसिक एरिया वहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है, चेस्ट में। ठीक है, लंग्स कहाँ पर है, थोरेसिक एरिया में प्रेजेंट है। किडनी की बात करें तो वो एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट रहेगा। स्प्लीन कहाँ पर है, एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को स्पेस प्रोवाइड करता है प्रेजेंट होने के लिए। सिलोमिक फ्लूइड की अगर बात करें, सिलोमिक फ्लूइड गिव्स मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू विसिरल ऑर्गन्स, देयरबाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो सिलोमिक फ्लूइड है, यानी वो फ्लूइड जो सिलोम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जहां भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा वहां पर जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा।
आपको मालूम है कि जो आपका हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली उसकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। जो लंग्स है उसका वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंस्पायरेशन में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपायरेशन में उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो जो सराउंडिंग टिश्यू है, अगर वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा तो सराउंडिंग टिश्यू के साथ क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, और जहां फ्रिक्शन होगा वहां पे टिश्यू को क्या होगा, डैमेज होगा, टीयर एंड वियर कंसेप्ट वहां पे आ जाता है। तो उस टीयर्स एंड वियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका जो डैमेज होगा टिश्यू को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने वहां पर क्या प्रोवाइड किया, हमें सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये फ्रिक्शन को क्या करता है, रबिंग को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। और सेकंड जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, जो शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है, बाहर से कोई फिजिकल प्रेशर बना है, ठीक है, उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। सेगमेंटेशन, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिक फीचर्स की, बेसिक कंसेप्ट्स की, जिसके बेसिस पे, ठीक है, हम एनिमल को डिवाइड करेंगे अलग अलग फाइलम में, ठीक है। जो नेक्स्ट आधार आ रहा, फैक्ट्स आ रहा है, जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को टेक्निकली हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, और ये एक पेक्यूलियर फीचर है फाइलम एनिलिडा का, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिमेट्री के रिगार्डिंग बताया कि हम उसमें आउटर अपीयरेंस को कंसीडर करते हैं। सिमेट्री के केस में हम सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, आउटर अपीयरेंस को। आउटर अपीयरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ बाहर से हमें क्या दिखना चाहिए, सिमिलर या आइडेंटिकल या इक्वल, ठीक है। बट सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एम्स में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमसीक्यू में, ठीक है, कि यहाँ पर जो मेटामेरिज्म है इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एस्पेक्ट्स है, वो हम डिस्कस नहीं करते, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं। जैसे सेगमेंटेशन इज द डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शंस कॉल्ड सेगमेंट्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अर्थवॉर्म का, जो अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में, अप्रोक्सीमेटली जो ये सेगमेंट्स का नंबर है मोर देन 100 रहता है, अर्थवॉर्म के केस में 109 120 के आसपास। तो यहाँ पर जो उनकी बॉडी है वो डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शंस के अंदर डिवाइडेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। और सेगमेंट्स को मेटामियर्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स एनिलिड्स, ठीक है, तीनों एग्जाम्पल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे एनिलिडा में। एक यहाँ पे अर्थवॉर्म है, फेरिटिमा जिसको बोलते हैं, केचुआ। दूसरा यहाँ पे लीच है, ठीक है, हिरुडिनेरिया जिसका साइंटिफिक नेम है, ब्लड सकिंग लीच है, जोक जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नैरिस है, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो एनिलिड्स आर्थ्रोपोड्स, जिसमें आर्थ्रोपोड्स में जो क्लासिकल एग्जाम्पल हम कॉकरोच का लेते हैं, ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स ओनली इंटरनल मेटामेरिज्म इज सीन। यहाँ पर कंसेप्ट ये समझने वाला है कि जो मेटामेरिज्म का कंसेप्ट है ये पेक्यूलियर फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किस फाइलम का, फाइलम एनिलिडा। और दूसरा फाइलम यहाँ पे आर्थ्रोपोडा है, उसमें भी आपको, ठीक है, मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, बट जिस लेवल का, जिस हाई डिग्री का जो मेटामेरिज्म आपको फाइलम एनिलिडा में देखने को मिलता है उतना आपको आर्थ्रोपोडा में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में भी इंटरनल मेटामेरिज्म की बात की गई है, एक्सटर्नली वहां पे हम ट्रू मेटामेरिज्म वर्टिब्रेट्स में नहीं बोल सकते, ठीक है। जो ट्रू मेटामेरिज्म है, ठीक है, जिसके लिए हम एग्जैक्ट टर्म यूज करते हैं मेटामेरिज्म, वो हमें एनिलिडा में ही देखने को मिलता है। ये भी आगे टू टाइप्स का है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामेरिज्म, और शूडो मेटामेरिज्म, फॉल्स मेटामेरिज्म। जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, जिसको हमने यहाँ पे बोला है ट्रू मेटामेरिज्म, इन दिस द बॉडी इज ऑफन डिवाइडेड both externally and internally into number of segments। यहाँ पे ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नली के लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो होता है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, और इंटरनली के लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो है एनाटॉमिकली, इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। एग्जांपल एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। शूडो मेटामेरिज्म में, जिसको हम फॉल्स मेटामेरिज्म बोलते हैं, इन दिस द बॉडी इज नॉट इंटरनली डिवाइडेड। बाहर से तो हमें दिखाई देगा कि बॉडी क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है, बट इंटरनली वो डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पर इन दिस द बॉडी इज नॉट इंटरनली डिवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल
द प्रोग्लोटिड्स सेगमेंट्स ऑफ tapeworms are budded off from the neck and are not of embryonic origin. कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो ट्रू मेटामोरिज्म है वहां पे जो डिवीजन है वो एम्ब्रियोनिक लेवल पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जो सुडो मेटामेरिज्म है वहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में आपको मेटामेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा. नोटोकॉर्ड जो 7th क्राइटेरिया है, बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का, वो है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड हमारी ह्यूमन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, हमारी बॉडी में जो वर्टिब्रल कॉलम है अल्टीमेटली वो एम्ब्रियोनिक लेवल पर हम में किस फॉर्म में प्रेजेंट था, नोटोकॉर्ड. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जो नोटोकॉर्ड है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और मेनली ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऑन द डोर्सल साइड. ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी कहाँ है, बैक साइड में. बैक साइड को हम क्या बोलते हैं, डोर्सल साइड, और नोटोकॉर्ड भी कहाँ रहेगी, डोर्सल साइड में. दूसरा इसने क्या बोला है यहाँ पे, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है. ठीक है, जो नोटोकॉर्ड है ये क्या है, मीजोडर्मली. पहले भी हमने जब मीजोडर्म की बात की थी वहां पर हमने देखा था कि जो स्केलेटन है वो किससे डेवलप हो रहा है, जो स्केलेटन है, जो एंडोस्केलेटन है, बोन्स है, वो भी अल्टीमेटली किससे डेवलप हो रहा है, मीजोडर्म से. तो कंसेप्ट ये आ रहा है यहाँ पर कि जो नोटोकॉर्ड है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है. ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, मीजोडर्मली डिराइव्ड है. एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स. जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनको कॉर्डेट्स बोलेंगे, और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, फाइलम पोरीफेरा से लेके और फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक ये सभी किस कैटेगरी के हैं, नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स व्हाइल दोज विदाउट नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की. इट इज द पासेज वेयर फूड इज टेकन फॉर डाइजेशन. ठीक है, इट इज द पासेज वेयर फूड इज टेकन फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन. It is of two types, incomplete digestive tract and complete digestive tract. Incomplete digestive tract denotes where single opening is present for both entry as well as exit. यानी एक ही ओपनिंग से फूड की एंट्री हो रही है और उसी ओपनिंग से जो फीकल मैटर है वो एग्जिट हो रहे हैं. ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनकम्प्लीट. इट हैज ए सिंगल ओपनिंग कॉल्ड mouth that takes food as well as eliminates the undigested food. और incomplete digestive system हमें कहाँ देखने को मिला है, यहाँ पे सिलेंट्रेटा में. कहाँ देखने को मिला है, सिलेंट्रेट्स. नेक्स्ट, it is found in cnidarians also known as सिलेंट्रेट्स and platyhelminths. complete digestive tract it has two openings. दो ओपनिंग होगी, एंट्री के लिए अलग होगा और एग्जिट के लिए अलग होगा. यहाँ पर जो एंट्री के लिए ओपनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, माउथ. ठीक है, और जो एग्जिट के लिए ओपनिंग है उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, एनस. क्लियर है. एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इट इज फाउंड इन, ये एक्चुअल में प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड ऑल कॉर्डेट, सभी में आगे ये प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट है डाइजेशन. डाइजेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ. डाइजेशन के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं, एक्चुअल में एक कन्वर्जन है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स का सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में. ठीक है, तो डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो जो डाइजेशन है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम्स की हेल्प के बिना डाइजेशन पॉसिबल नहीं है. और यहाँ पे डाइजेशन जो है वो टू टाइप का है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. जैसे हमने बात की है पोरीफेरा के केस में जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेल्यूलर है, और ह्यूमंस के केस में जो डाइजेशन रहने वाला है वो यहाँ पर रहने वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जो सेल्स के बाहर हो रहा है. ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दैट अकर्स विद इन द सेल, जो सेल के अंदर होगा उसको हम इंट्रा सेल्यूलर बोलेंगे. इंट्रा यहाँ पर डिनोट कर रहा है विद इन और इनसाइड द सेल. इन दिस द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर पोर्ड इनटू द फूड वैक्यूल्स. जो फूड पार्टिकल्स हैं वो फूड वैक्यूल में प्रेजेंट है और उसी में एंजाइम्स को पोर कर दिया जाएगा. वेयर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इट अकर्स इन प्रोटोजोन्स एंड स्पंजेज. ठीक है, ये मेनली आपको देखने को मिलेगा. जैसे अमीबा की हम बात करते हैं, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम की बात करेंगे जो मेनली किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है. दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है स्पंजेज. इन केसेज में हमें यहाँ पे जो डाइजेशन है वो कौन सा देखने को मिलेगा, इंट्रा सेल्यूलर.
बट हायर एनिमल्स की जब हम बात करते हैं वहां पर जो डाइजेशन होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी सेल्स के बाहर डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यानी जो फूड मटेरियल्स है उसके ऊपर एंजाइम्स वर्क करेंगे, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करेंगे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन होगा सेल में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द सेल इन ए कैविटी, इन दिस द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर poured into the cavity for digestion to take place. It occurs in higher invertebrates and all vertebrates. अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, अगर ह्यूमंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। एक्चुअल में जो हम फूड मटेरियल अपनी बॉडी में ले रहे हैं, ठीक है, एज अ फूड, तो कंसेप्ट यहां पर आएगा कि जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, मेनली इन टू फॉर्म्स, एक सॉलिड फॉर्म में और दूसरा जो फॉर्म रहने वाला वो लिक्विड फॉर्म में। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होगा उसका जो एलिमिनेशन है, जो उसका एक्सक्रीशन है, वो होगा एनस के थ्रू। ठीक है, और जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म है उसका जो एक्सक्रीशन होगा वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है, इट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर एक टर्म यूज किया जा रहा है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, एक्चुअल में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो टू नेचर की होती हैं, टू टाइप की रहती है, या तो कैटाबॉलिक होगा या एनाबॉलिक होगा। कैटाबॉलिक रेफर्स टू ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, और जो एनाबॉलिक है, ठीक है, जो एनाबॉलिक है वो फॉर्मेशन है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का बिल्कुल अपोजिट। कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक। ठीक है, हमारे लिविंग सिस्टम में थाउजेंड्स टाइप की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है, ठीक है, उनको कलेक्टिवली हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म है अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो वर्क कर रही है वो किस बेसिस पे कर रही है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। जो हम फूड ले रहे हैं वो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल है टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जहां पर इनटेक होगा वहां पर आउटपुट भी होगा, यानी इंजेशन के साथ साथ जो मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ एक्सक्रीशन भी कंपल्सरी है बॉडी वेट को, बॉडी साइज को, सेल साइज को मेंटेन करने के लिए। तो कंसेप्ट यहां पर ये आ रहा है कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। तो यहां पर हम बात करेंगे लिक्विड वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्टेज के रिगार्डिंग। तो उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को यहाँ पर कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला यहाँ पर है अमोनोटेलिक एनिमल्स। देखो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अल्टीमेटली किससे प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। और हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन एंटर कर रहा है वो किस फॉर्म में एंटर करता है, प्रोटीन की फॉर्म में, क्योंकि प्रोटीन किसका बना हुआ है, अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स के अंदर अमीनो ग्रुप है। दूसरा कंसेप्ट आता है आरएनए, डीएनए, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती है। अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन का सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, या तो प्रोटीन है और या उसके लिए न्यूक्लिक एसिड्स। तो कंसेप्ट ये कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें अमोनिया एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो फर्स्ट फॉर्म्ड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया ही होता है। अमोनिया आगे कन्वर्ट होता है यूरिया या यूरिक एसिड में। तो दे एक्सक्रीट अमोनिया। एग्जाम्पल अमीबा है, हाइड्रा है, साइकन है, अर्थवॉर्म है, क्रोकोडाइल से। जनरली जो अमोनिया है उसको एक्सक्रीट करने के लिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लेंटिफुल जो हमें वाटर चाहिए। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, ऑल के लिए नहीं बोलेंगे बट मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट अमोनिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट, so they are referred to as अमोनोटेलिक एनिमल्स। यूरोटेलिक एनिमल्स, जैसे अगर ह्यूमन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जा रहा है, यूरिया की फॉर्म में। और यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए ए मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये है, यूरोटेलिक एनिमल्स दे एक्सक्रीट यूरिया। एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस फिशेज है जिनको कॉन्ट्रिस्टिस बोलते हैं, ठीक है, सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं,
टर्टल्स है, एलिगेटर्स है, मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, ठीक है। तो इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होगा वो कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, यूरिया। यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ये एक फ्लाइट एडेप्टेशन भी आप बर्ड्स में बोल सकते हैं। ये ऐसे एनिमल्स में जिनमें वाटर कंजर्वेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको मेनली क्या करना, फ्लाई करना। बर्ड्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, एव्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, उनको अपने फ्लाइट एडेप्टेशन के रिगार्डिंग बॉडी वेट को क्या करना है, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो वहां पर हम इतनी लार्ज अमाउंट में वाटर को वो ड्रिंक नहीं कर सकते। इसलिए वाटर को कंजर्व करने के लिए उन्होंने यूरिया को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया है, यूरिक एसिड में, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। एग्जांपल यहाँ पे मोस्ट इंसेक्ट्स, सम लैंड क्रस्टेशियंस, लैंड स्नेल्स, लिजार्ड, स्नेक्स एंड बर्ड्स। मेनली हम यहाँ पे इंसेक्ट्स और बर्ड्स के एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं। अमीनोटैलिक एनिमल्स, they excrete excess amino acids, example some mollusks like limnia, unio, some echinoderms, etc. And guanotelic animals, they excrete guanine, example spider, ठीक है। मेनली ये थ्री जो फर्स्ट के रहेंगे ये बेसिक रहेंगे, अमोनोटैलिक एंड यूरोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ अपोजिट नेचर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। एक्सटर्नल रेफर्स टू फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ अपोजिट नेचर आउटसाइड द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल। फ्रॉग के रिगार्डिंग बात करें तो वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है, एक्सटर्नल। When fertilization occurs outside the female body, it is called external fertilization. Example यहाँ पर है, frog है, starfish है, ठीक है। Internal fertilization, when fertilization occurs inside the female body, it is called external fertilization, जैसे reptiles हैं, birds हैं और mammals. डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये लास्ट जो हमारा क्राइटेरिया है या पैरामीटर है क्लासिफिकेशन का, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यहाँ पे टू टाइप का रहने वाला है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट रहने वाला है, दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहने वाला है, जहाँ पे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एडल्ट फॉर्म होने से पहले अगर इंटरमीडिएट स्टेज प्रेजेंट है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और जहाँ पे लार्वल स्टेजेस क्या है, एब्सेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे ह्यूमन के केस में कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, तो ह्यूमन के केस में जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डायरेक्ट। फ्रॉग के केस में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इन दिस द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट कलर, साइज, ठीक है। देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेज इन द डायरेक्ट डेवलपमेंट। हाइड्रा है, अर्थवॉर्म है, सिल्वर फिश है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेजेस, सिर्फ आपको ये याद रखना है जहाँ पे लार्वल स्टेजेस नहीं है, ठीक है, जिनके लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेजेस नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जहां पर लार्वल स्टेजेस हैं, जैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इन दिस द यंग वंस डू नॉट रिजेंबल द एडल्ट्स, ठीक है। जो यंग वंस हैं वो एडल्ट के रिजेंबल नहीं हो रहे, ठीक है। एनाटॉमिकली भी डिफरेंसेज होता है। तो फ्रॉग के केस में देखा, जो उनके लार्वल स्टेजेस है वहां पे गिल्स प्रेजेंट है, एडल्ट के केस में गिल्स प्रेजेंट नहीं है, वहां पे गिल्स किस में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, लंग्स में, ठीक है। तो इंटरनल भी डिफरेंस आता है। द यंग वंस यूजुअली पास थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट स्टेजेस बिफोर ऑब्टेनिंग द शेप ऑफ द एडल्ट्स, जैसे सिल्क वॉर्म है, हाउस फ्लाई है, फ्रॉग है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और मेटामॉर्फोसिस, इट इज द फिनोमिनन ऑफ पासिंग थ्रू डिफरेंट जुवेनाइल स्टेजेस बिफोर अटेनिंग द एडल्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर एक स्टेज आता है मेटामॉर्फोसिस, यानी जब लार्वल स्टेजेस एडल्ट में चेंज होगा तो उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया फ्रॉग का, ठीक है, जो फ्रॉग के लार्वा उसमें गिल्स हैं, ठीक है। बट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जो गिल्स है वो डिजेनरेट हो जाएगा और वहां पे लंग्स फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला गया यहाँ पे, मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है कंसेप्ट? ये 11 बेसिक पैरामीटर्स हैं, ये बेसिक कंसेप्ट्स है, क्राइटेरिया है, जिनको हम आगे यूज करेंगे इन सभी एनिमल्स को अलग अलग फाइला में डिवाइड करने के लिए। थैंक यू।